हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर में। जीएस की सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा इतिहास, उस इतिहास में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 जो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये वाला चैप्टर है। तो मैंने इस चैप्टर को क्या मैं अधिकतर एनसीईआरटी में सभी चैप्टर्स को लाइन वाइज ले रहा हूँ। लाइन वाइज एनसीईआरटी की एक एक लाइन को लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाए। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैप वगैरह वो सब दिखा के कौन चीज़ कहाँ है वो सब आपको दिखाता चलूँगा। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आप एक एक लाइन इसकी समझ जाएंगे चैप्टर की। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आप को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, अब इसे शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। आजकल हम लोग जो लोहे का प्रयोग करते हैं वो आम बात हो गई है। आम बात है, लेकिन अब से बहुत पहले लोहे को लोग जानते भी नहीं थे। लोहे का बाद में चल के आविष्कार हुआ था। तो आज हम हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस लोहे को। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। 3000 साल पहले जो शुरू हुआ, उससे पहले कोई नहीं जानता था। आज तो आम बात है हमारे लिए, लेकिन उससे पहले कोई नहीं जानता था। महापाषाण कब्रों में जो महापाषाण मतलब पाषाण का मतलब पत्थर, तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जो वो कब्रें थीं उनमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इसमें हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। आगे, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, और जैसे सिंचाई है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। मतलब अगर गांव समृद्ध नहीं होंगे तो राज्य भी समृद्ध नहीं होगा और राजा भी समृद्ध नहीं होगा। इसलिए क्या था, गांव जो समृद्ध होते थे तो उससे राज्य भी समृद्ध होता था और राजा दोनों ही समृद्ध होते थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इससे आगे देखते हैं हम, गांवों में कौन रहते थे। ये वाला टॉपिक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब वो 3 तरह के लोग कौन कौन से थे, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, ध्यान रखना, जो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े भूमि के मालिक होते थे, बहुत बड़े जमींदार होते थे, उनको क्या कहते थे, वेल्लला। साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमई कहलाते थे।
इस तरह का पूछा जा सकता। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। हमारे जो देश है, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके उत्तरी हिस्से में, उत्तर वाले हिस्से में जो गांव का प्रधान होता था उस समय, आज ने उस समय, ग्राम प्रधान जो होता था उसको ग्राम भोजक बोलते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब ये जो था अनुवांशिक था, पहले दादा, फिर पापा, फिर पोता, इस तरह से एक आदमी, उसका फिर पुत्र, उसका फिर पौत्र, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता था। तो यानी कि ये पद जो था ये अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वो ग्राम भोजक के पद पर होता था आसीन। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ये लोग खुद खेतीबाड़ी का काम नहीं करते थे, इनके दास और मजदूर इस काम को करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो ग्राम भोजक होते थे ये प्रभावशाली पर्सन तो होते थे, क्योंकि बड़े भूस्वामी हैं, ये बहुत ज़्यादा जमीन इनके पास होती थी, तो इस वजह से इनका प्रभाव भी ज़्यादा होता था। तो इसलिए जो राजा लोग थे इन्हीं को काम सौंप देते थे। किसका? जो टैक्स कलेक्शन का काम, टैक्स को इकट्ठा करना, कर लेना लोगों से। और यही लोग कभी कभी न्यायाधीश और मतलब जज का भी काम और पुलिस का भी काम यही करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। जो छोटे होते थे स्वतंत्र कृषक, इनके अलावा उन्हें क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी। ऐसे भी होते थे किस तरह के हुए? एक तो बहुत बड़े भूस्वामी हो गए जो ग्राम भोजक, उससे छोटे हो गए जो छोटे किसान होते थे वो गृहपति हो गए। उसके बाद ऐसे भी होते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी। तो इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व? आपने जातक कथा के बारे में तो सुना होगा। ये कहानियां हैं, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक कथाएं लोग वाग कहते थे, आपस में कहानियां सुनी जाती थी जातक कथा के रूप में। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, इसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये कहानी दी गई है, इसे पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन नगरों में जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों तथा जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो क्या होता था कि जो गांव हैं, शहर हैं, तो वहाँ पे जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं जो मूर्तिकार हैं उन पे बहुत पत्थरों पर कलात्मक ढंग से उकेरते थे इनको। और क्या फिर ये तो या तो वहाँ की रेलिंग है या खम्भ है, इस तरह से जहाँ लोगों का आना जाना हो ऐसी जगह पर लगा दिए जाते थे ये। अब जैसे ये है वलयकूप, मतलब रिंग टाइप में
देखो आप देख रहे हो रिंग टाइप में इस तरह से, ये रिंग टाइप में है वलय, रिंग इंग्लिश में रिंग बोलते हैं वलय, तो इस तरह से, तो रिंग टाइप में ये है। देखो यहाँ जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। जैसे ऊपर दिखाएगा दिल्ली का वलय कूप था ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। या तो गुसलखाने के लिए, नाली के लिए या कूड़ेदान के लिए। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों के या छप्पर के बने होने के कारण ये अधिक समय तक टिक न पाए हों। तो आम घरों में जो है घरों के अवशेष बहुत कम मिले, कच्ची ईंटों के हैं, लकड़ी के हैं, इस तरह से, तो ये अधिक समय तक नहीं रह पाए, उस समय ही नष्ट हो गए थे ये। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। यात्री या नाविक लोग जो गए उन्होंने भी इसका वर्णन किया। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण जो है किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब ये आए सिक्के और आहत सिक्के, ये वाले। तो क्या है ये, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आहत सिक्कों के बारे में। पहले आहत सिक्कों को देखो। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। धातु की चादर को काटकर या गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में भी रहे थे। तो ये हुए हमारे आहत सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के जो थे वो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र यहाँ नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का बोला गया। बहुत सारी आकृतियां इसमें बना दी गई, इनको काट कर, मतलब इनको इन पर ठप्पे के द्वारा बना दी गई। अब देखते हैं आगे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए नगर एक सेंटर होते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। अब जैसे उदाहरण के लिए मथुरा हमारी, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, मतलब मथुरा के। इनमें अनेक मंदिर थे। इसमें आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था ये। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में आगे भी पढ़ने को मिलेगा हमें। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा।
यहाँ बौद्ध भिक्खु थे, बौद्ध विहार उनके, और जैन मंदिर भी। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। केंद्र था क्या, आज भी कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। इसके बाद मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर, मतलब प्रस्तर खंड पत्थरों पर तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने दान किया था। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। अब इनको भी देखते हैं। पहले उत्तरी काले चमकीले जो पात्र हैं उनके बारे में। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके फलस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। अपने जो संघ थे उनको बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार और व्यापारी संघ बनाने लगे थे उनको क्या बोलते थे? श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो था वो देना था, ट्रेनिंग देना था, प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। किसका काम था? श्रेणियों का, जो शिल्पकारों की श्रेणी। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जैसे बैंक में होता, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अब यह है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। तो अरिकामेडु जो पुदुचेरी में है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। मतलब जो ईंटों से बना हुआ जो ढांचा मिला है कि शायद वो गोदाम रहा होगा उस समय। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे जा सकते थे। मतलब इनमें से कुछ ना कुछ होता होगा, इसमें कोई तरल पदार्थ रखा जाता होगा। दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे
मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एडिटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए गए थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य जो है मिले हैं यहाँ पर। तो अब हमारा चैप्टर ये यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। और एक बात और कह दूं, वीडियो समाप्त होने से पहले एक बात और बताऊं कि इसके साथ साथ, इसके मतलब इस जीएस के साथ साथ जो मैथ्स है, मैथ्स की वीडियो मेरी पैरेलल चल रही है। मैथ्स की वीडियो लगभग मैं पर डे डाल देता हूँ, कभी कभी नहीं डल पाती है, लेकिन पर डे एक वीडियो तो मैं डाल ही देता हूँ मैथमेटिक्स की। वो भी मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक के आधार पर होता है हमारा। तो शॉर्ट ट्रिक मतलब किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ की शॉर्ट ट्रिक से संबंधित, तो आपको मेरी वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।